गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 8 चांबला सेक्शन से चांबला शीर्षक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत। आज अपने पहले पाठ का जो टॉपिक है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार किन स्रोतों का या साधनों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो अंग्रेजों के समय का जो भारत की स्थिति थी उनको आज के जो इतिहासकार हैं जानने के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं कि अंग्रेजों के समय भारत की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, भारत के शासन किस तरह से संचालित होता था। ये सारी चीज़ें उस समय के जो लिखित दस्तावेज हैं, क्योंकि अंग्रेज अपने शासनकाल में जो भी निर्देश देते थे, जो भी निर्णय लेते थे, जो भी प्रांतीय सरकारों को कोई आदेश देते थे, एडवाइजरी जारी करते थे, वो सारे वो लिख करके रखते थे। और उसके लिए उन्होंने संग्रहालय भी बना रखे थे। उन संग्रहालयों में वो सारे दस्तावेज बिल्कुल अच्छी तरह से लिख करके सुरक्षित रखते थे। तो प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार किन स्रोतों या साधनों का इस्तेमाल करते थे। तो देखो, ब्रिटिश भारत का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार पहला है सरकारी रिकॉर्ड। यानी आपको ज्यादा नहीं 4 या 5 स्रोत दिखाऊंगा, साधन दिखाऊंगा जिनके द्वारा इतिहास लिखने का उनको साधन मिला था भारतीय इतिहासकारों को। तो पहला है सरकारी रिकॉर्ड कि ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, वो अपने सरकारी जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होते थे उनको बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षित संभाल कर रखते थे, क्योंकि अंग्रेजों के हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले आदि स्पष्ट लिखे हुए हैं, अच्छी तरह से साफ सुथरा लिखते थे। और उनको लिखने के लिए वो विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों को भी रखते थे जिसे सुलेखन अच्छा होता था, जिसका लेख अच्छा होता था, उसको खुशनवीसी या सुलेखन विषी भी कहते थे, जो सुंदर लिखते थे। कोई भी सरकारी रिकॉर्ड होता था उसको अच्छी तरह से सुरक्षित रख करके और उसको संभाल कर ही रखते थे। तो इतिहास लिखने का पहला स्रोत है सरकारी रिकॉर्ड कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को लिखने में सरकारी रिकॉर्ड महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि अंग्रेजों के हर निर्देश, हर योजना और उनके जो नीतिगत फैसले थे वो स्पष्ट लिखे हुए हैं। उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। यानी इतिहासकार कोई भी तथ्य होता है उसकी स्पष्टता के लिए आपस में बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं। तो वाद विवाद में जो लिखित साक्ष्य हैं वो महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर वाद विवाद नहीं होता है तो उस किसी भी कार्य में स्पष्टता नहीं आती है कि ये फैसले सही हैं या गलत हैं। तो ये वाद विवाद के प्रमुख स्रोत थे। इनके द्वारा इतिहासकार आपस में वाद विवाद करके और जो अंग्रेजों की नीतियां थी, योजनाएं थी, जो फैसले थे, उनकी सत्यता की जांच वाद विवाद के द्वारा ही होती है। तो पहला जो स्रोत है वो है सरकारी रिकॉर्ड। दूसरा है संग्रहालयों से प्राप्त अभिलेख। अंग्रेज थे, वो जो भी सरकारी आदेश होते थे, रिकॉर्ड होते थे, जो भी फैसले होते थे, उनको बिल्कुल संभाल कर रखते थे। सभी दस्तावेजों को, जिनके लिए उन्होंने अलग अलग विभागों में, अलग अलग दफ्तरों में संग्रहण केंद्र बना रखे थे, जिनको संग्रहालय कहा जाता था। जैसे कोई अदालत का काम होता है तो अदालतें जो भी फैसला देती थी उस फैसले को वो बिल्कुल सुरक्षित
संभाल कर रखते थे। अदालत में उनके लिए के संग्रहालय होता था, वहाँ उनको रखा जाता था। इसी प्रकार तहसील का कोई कार्य है तो तहसील में ही इस प्रकार के कमरे होते थे जिनमें तहसील से संबंधित समस्त दस्तावेजों को वो संभाल करके उनमें रखते थे। कलेक्ट्रेट से संबंधित कोई कार्य होता था, जिले का जो मुखिया कलेक्टर होता था वो जो भी फैसला देता था, जिले के लिए जो योजना बनाता था, योजना की क्रियान्वित किस प्रकार से करनी है, उसके लिए वो जो निर्णय देता था, वो सारे निर्णय लिखे हुए होते थे और उन निर्णयों को सुरक्षित रखने के लिए कलेक्ट्रेट में ही संग्रहालय होते थे दस्तावेजों को रखने के लिए। तो उन संग्रहालयों में उन दस्तावेजों को रख देते थे। उन संग्रहालयों से प्राप्त दस्तावेज अंग्रेजों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत साबित हुए हैं कि अंग्रेज किस प्रकार से फैसले लेते थे, किस प्रकार की नीतियां बनाते थे। वो सारे लिखित दस्तावेज उन संग्रहालयों में आज भी सुरक्षित हैं और आज जो इतिहास की बातें लिखते हैं अंग्रेजों के शासनकाल की, वो उनके सामग्री उन्हीं संग्रहालयों से उनको प्राप्त होती है। तीसरा है विभागीय पत्र। अंग्रेज अधिकारी होते थे, आज की तरह विभाग हैं, उस समय भी विभाग होते थे। तो उन विभागों के मध्य जो भी पत्राचार होता था, पत्रों के द्वारा आपस में व्यवहार होता था, बातचीत होती थी, क्योंकि उस समय संदेश या निर्देश पत्रों के द्वारा ही ज्यादा दिए जाते थे। आजकल तो खैर मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, तो कोई भी समाचार है इंटरनेट के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी, ये साधने नहीं थे। तो उस समय जो भी विभागों के अधिकारी होते थे वो अपने विभाग से संबंधित कोई सूचना दूसरे विभाग को देते थे तो वो पत्रों के द्वारा ही दी जाती थी और उन पत्रों को बिल्कुल सुरक्षित संभाल कर अंग्रेजों ने रखा है। जो आज इतिहास की बातों के लिए या अंग्रेजों के इतिहास को जानने के लिए वो विभागीय पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, क्योंकि उन पत्रों के द्वारा सरकारी निर्देशों, सुझावों इनका आदान प्रदान होता था कि कोई विभाग किस तरह कार्य कर रहा है, उस विभाग के सामने क्या समस्या आ रही है काम करने के लिए, दूसरे विभाग से कैसे मदद करनी है। ये सारी जो बातें थी वो लिखित में होती थी। आज भी लिखित में महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो आज भी लिखित में होती हैं और अंग्रेजों के समय भी लिखित। तो ये लिखित दस्तावेजों का जो सुरक्षित संभाल कर रखने का जो चलन था वो ब्रिटिश राज में ही भारत के अंदर शुरू हुआ था और आज भी हमें बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे कार्य करने के तरीके ऐसे हैं जिनका हम अंग्रेजी राज का अनुसरण कर रहे हैं। अंग्रेज इस प्रकार से इन चीजों को संभाल कर रखते थे। आज हमारी सरकारें हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं या प्रशासनिक विभाग हैं, वो भी उन चीजों को उसी तरह से संभाल कर रखते हैं जो इतिहास लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखो इतिहास क्या है? इतिहास है कि बीती हुई घटनाओं का संग्रह। जो आज से पहले बीत जाता है वही क्या बन जाता है? इतिहास बन जाता है। तो आज से पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे काम करते थे, कैसे लोग रहते थे, ये सारी चीजें इतिहास में लिखी हुई है। 3 मैंने आपको स्रोत बताए हैं। पहला है सरकारी रिकॉर्ड, दूसरा मैंने आपको बताया संग्रहालयों से प्राप्त अभिलेख। संग्रहालय बने हुए थे, जैसे कचहरी है, तहसील है, कलेक्ट्रेट है, कमिश्नर का दफ्तर है, कोई
प्रांतीय सचिवालय है, इनके अंदर संग्रहालय बने हुए थे, तो उनसे संबंधित तमाम दस्तावेजों को सुरक्षित संभाल कर रखा जाता था। बाकायदा इन दफ्तरों में रिकॉर्ड रूम होते थे, यानी ऐसे दस्तावेजों को रखने के लिए क्या बनाए जाते थे, रिकॉर्ड रूम होते थे। फिर तीसरा मैंने बताया विभागीय पत्र, यानी जो भी दफ्तर होते थे, कार्यालय होते थे, अलग अलग विभाग होते थे, वो आपस में अपने निर्देश हैं, सुझाव हैं, उनका पत्रों के द्वारा आदान प्रदान करते थे, जिसको पत्राचार बोलते हैं। उन पत्रों को भी संग्रह सुरक्षित संभाल कर रखा गया है। उनके लिए भी दफ्तरों के अंदर बाकायदा रिकॉर्ड रूम होते थे, जो बिल्कुल पत्रों को सुरक्षित रखा जाता था। और कोई भी पत्र अगर खराब हो जाता तो उसको दोबारा से किसी अच्छे लेख लिखने वाले से उसको लिखवाया जाता था। तो सुंदर लेखन का जो कार्य करते थे उसे खुशनवीसी या सुलेखनवीस भी कहते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस भी कहते थे। तो प्रश्न आता है कि अंग्रेज सुलेखनवीसी या खुशनवीसी क्यों रखते थे, या सुलेखनवीस या खुशनवीसी क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज अपने शासनकाल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुंदर लिखने के लिए कुछ व्यक्तियों को रखते थे। यानी ब्रिटिश काल में जो भी पत्राचार होता था, उन पत्रों को सुंदर लेख में लिखने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते थे, उन व्यक्तियों को सुलेखनवीस या खुशनवीसी कहा गया है। सुलेखनवीस या खुशनवीसी, सुलेखनवीस या खुशनवीसी कहा गया है। सो सुलेखनवीस या खुशनवीसी कौन होते थे? सुलेखनवीस या खुशनवीसी वे व्यक्ति होते थे जो अंग्रेजों के शासनकाल में उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुंदर तरीके से नकल बनाने का कार्य करते थे। यानी उन पत्रों की सिर्फ को क्या करते थे, हूबहू नकल बनाते थे, लेकिन उनका जो लेख होता था वो सुंदर होता था। तो सुंदर लेख होने के कारण इनको सुलेखनवीस कहा गया है। सु मानी सुंदर, लेख मानी लिखना, तो सुलेखनवीस का होता है सुंदर लेख लिखने वाला। तो सुंदर लेख लिखने वालों का कार्य यही होता था। हर दफ्तर में ऐसे आदमी होते थे कि कोई भी अधिकारी का लिखा हुआ पत्र है, अगर वो सुंदर नहीं लिखा है तो उस पत्र को वो दोबारा से सुंदर लिखते थे और लिख करके उसको रिकॉर्ड रूम में रख देते थे। तो इस प्रकार से वो दस्तावेजों को बिल्कुल सुरक्षित संभाल कर रखते थे। अब जो चौथा स्रोत है जो मैं आपको कल लिखवाऊंगा, आज बता देता हूं उसके बारे में, वो है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्या होता है कि अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए या जहां कहीं भी अंग्रेजों ने शासन किया तो सबसे पहले उन्होंने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि उस क्षेत्र का एक नक्शा तैयार कर लिया कि इस क्षेत्र में कैसी जलवायु है, मिट्टी कैसी है, फसलें किस प्रकार की होती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, किस क्षेत्र में कौन सी फसल अच्छी होती है, वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति कैसी है, लोगों की आदतें कैसी हैं, वहां के लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, कौन कौन से
कार्य करते हैं, इनका एक खाका तैयार कर लेते थे, एक चार्ट तैयार कर लेते थे। इसके अलावा अंग्रेज जिस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता था, वहां निरंतर वो सर्वेक्षण करते रहते थे, जिसमें वो लोगों की जनगणना भी करते थे। भारत में जो जनगणना शुरू हुई वो सबसे पहले अंग्रेजों ने ही शुरू की थी कि इस क्षेत्र में जाति समूह के आधार पर जनगणना की जाती थी। इसके अलावा वहां की वनस्पति का भी अध्ययन किया जाता था कि वहां किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। साथ ही वहां के खनिज पदार्थों का भी अध्ययन किया जाता था कि वहां कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, यानी भूगोल की पूरी जानकारी दी जाती थी। आदमी कैसे काम करते हैं, किन पशुओं को पालते हैं, किन पशुओं का खेती के लिए उपयोग करते हैं, कौन सी फसल उद्योगों के काम आती है, वनस्पति किस प्रकार की, पेड़ पौधे कैसे हैं जो अंग्रेजों के काम आ सके। क्योंकि अंग्रेजों का तो ये सर्वेक्षण करने का जो मुख्य उद्देश्य, मुख्य ध्येय होता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना होता था, अपना हित साधना होता था। जैसे इंग्लैंड में जो रेल लाइनें डाली गई थी, उन रेल की पटरियों के नीचे जो लकड़ी के फट्टे लगते थे, सड़क पर लगते थे, वो पेड़ सारे के सारे भारत से जाते थे। तो ये भी उन्होंने अपने सर्वेक्षण में कर लिया कि भारत के किन क्षेत्रों में इस प्रकार की मजबूत लकड़ी पाई जाती है जो रेल की पटरियां बिछाने के काम में आ सकती है। इसके अलावा सर्वेक्षण में उन्होंने ये भी आपको मैंने बताया कि वो देखते थे कि क्षेत्र में मिट्टी कहाँ की अच्छी है और उस अच्छी मिट्टी में कौन सी फसलें ज्यादा हो सकती है, और फसल भी वो देखते थे जिसकी अंग्रेजों को आवश्यकता होती थी। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को चुना। क्यों चुना बंगाल को? क्योंकि बंगाल की मिट्टी अच्छी है, उपजाऊ मिट्टी है, और उस उपजाऊ मिट्टी में अंग्रेजों के कारखानों को चलाने के लिए कपास की आवश्यकता थी। क्योंकि इंग्लैंड में तो सबसे पहले जो मिलें लगी वो कपड़े की लगी, तो उन कपड़ा मिलों के लिए कच्चा माल था कपास। तो कपास के लिए उन्होंने बंगाल के किसानों को प्रेरित किया, क्योंकि वो मिट्टी कपास के अनुकूल थी, और बंगाल पर उन्होंने शासन किया। तो ये सब चीजें उन्होंने सर्वेक्षण के द्वारा की। जैसा अपन देखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बंगाल पर अपना प्रभुत्व किया, पंजाब पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया, वैसा प्रभुत्व या वैसा शासन वो राजस्थान में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कोई राजस्थान के राजा शक्तिशाली थोड़े थे। उन्होंने सर्वेक्षण में ये पाया कि जितनी मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन बंगाल और पंजाब के अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण है, उतने राजस्थान में नहीं है। क्योंकि राजस्थान में ऐसी न तो मिट्टी अच्छी थी जो अंग्रेजों के लिए कपास पैदा कर सके, न यहाँ कोई वनस्पति ऐसी थी जो अंग्रेजों की रेल लाइनों को बिछाने में मदद कर सके। इसलिए अंग्रेजों ने उन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया और उन्हीं क्षेत्रों का ज्यादा सर्वेक्षण किया जो अंग्रेजों के लिए उपयोगी थे। तो ये मैं टॉपिक है सर्वेक्षण वाला, ये आपको मैं दिखाऊंगा। सर्वेक्षण के बारे में मैंने बता दिया है। सर्वेक्षण क्या होता है? किसी क्षेत्र का एक नक्शा तैयार करना और उस नक्शे के अंदर वहां की जलवायु, वहां का धरातल, वहां की मिट्टी, खनिज पदार्थ, वहां के प्राकृतिक संसाधन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें वो अपने सर्वेक्षण में लिखते थे और उसी के अनुरूप उस क्षेत्र के लिए वो अपनी नीतियां बनाते थे।
तो मैंने आपको बताया ऐसी जो नीतियां बनाते थे उनको वो सुरक्षित रखते थे। सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम बना रखे थे। उन रिकॉर्ड रूम में इतिहासकारों को ऐसे सर्वेक्षण की विधियां, ऐसे सर्वेक्षण के तमाम दस्तावेज सुरक्षित मिले हुए हैं।